हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ब्रिंगिंग अप केरी। इस वीडियो के अंदर हम केरी के बारे में बात करें। अभी केरी कौन है? केरी एक बेबी एलिफेंट है जिसको हम देखेंगे अब बड़ा होता हुआ। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है किसी को पाल पोस के बड़ा करना, उसके साथ ग्रो करना, उसका ख्याल रखना जब वो बड़ा हो रहा है। ब्रिंगिंग अप का ये मतलब होता है। इसमें हम एक स्टोरी पढ़ने वाले एक बेबी एलिफेंट के बारे में जिसका नाम केरी है और उसके कीपर के बारे में जो उसका ख्याल रखता है, जो कि एक 9 साल का एक बच्चा है। अब जो केरी है उसको खाना वो ज़्यादा नहीं खाता। वो सिर्फ कितना खाना खाता है? वो सिर्फ 16 किलो ट्विग्स खाता है। ट्विग्स क्या होता है? आपने लकड़ियाँ देखी हैं स्टूडेंट्स? जैसे पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर छोटी छोटी डंडियाँ सी होती हैं जो ज़्यादा ऐसी हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट सॉफ्ट डंडियाँ जो पेड़ के ऊपर उगती हैं, उनको ट्विग्स कहते हैं। तो वो ट्विग्स खाता है करीबन 16 किलो दिन भर केरी। और वो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल है, मतलब खेलने वाला और सेंसिटिव भी है। मतलब उसको उसका दिल काफ़ी ज़्यादा नरम है, उसको बहुत जल्दी बुरा लगता है, उसको बहुत जल्दी लोगों पे पिटी फील दया आती है। ये इसका मतलब होता है सेंसिटिव होने का। और जो केरी है वो एक बच्चे को भी डूबने से बचाता है। ड्राउनिंग का मतलब होता है पानी में डूबना। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। केरी the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. केरी 5 महीने का था जब उन्होंने मुझे केरी दिया संभालने को। तब वो कहाँ कितना था? 5 महीने का था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं उसकी पीठ तक मेरा हाथ जाता था। मतलब अगर मैं टिपटो होके मतलब नहीं अपने बॉडी को उचक के अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं उसकी पीठ तक पहुंचता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो करीबन 2 साल तक इतना ऊंचा रहा था। We grew together. That is probably why I never found just how tall he was. हम लोग साथ में बड़े हुए थे और मे भी इस कारण से मैं कभी इतना वो नहीं कर पाया कि कभी मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि वो रियलिटी में मुझसे कितना बड़ा था, क्योंकि हम लोग साथ में ही बड़े हुए थे। ही लिव्ड इन अ पैविलोन। पैविलोन क्या होता है? आपने देखा नहीं, छोटे से बार्न होते हैं या स्टेबल टाइप चीज़ होती है। स्टेबल मतलब ऐसे से ऊपर से शेड बना होता है और फिर नीचे एक जगह सी होती है, उसको हम ऐसे एक और भी यहाँ लगा दो, एक ऐसा सा होता है, इसको पैविलोन कहते हैं। उसमें वो ग्रो करता था अंडर अ थैश्ड रूफ। थैश्ड रूफ, अंडर अ थैश्ड रूफ। थैश्ड रूफ का मतलब होता है ऊपर जिसमें लकड़ियाँ डंडियों के इस्तेमाल से जो छत बनाई जाती है, उसको थैश्ड कहते हैं। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। सो उसको वो जो रूफ थी ना, वो एक बहुत बड़े से मोटे से पेड़ का सहारा लेके बनाई गई थी, ताकि अगर मान लो केरी जो है वो उस घर के अंदर, उस पैविलोन के अंदर इधर उधर पोलों के अगेंस्ट कुछ हिलता डुलता है तो वो जो पूरी जो घर छोटा सा बनाया है कि जिसमें वो रुकता है वो टूटे नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। कैरी ने एक सबसे पहली चीज़ों में से जो कैरी ने करी थी वो ये थी, एक बच्चे की जान बचाई थी। Carrie did not eat much, but nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. जो कैरी है वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, लेकिन उसको तो भी 40 पाउंड्स ट्विग्स चाहिए होती थी। 40 पाउंड्स हमने देखा कितना होता है, 16 किलोग्राम। उसको ट्विग्स यानी लकड़ियों के टुकड़े चाहिए होते थे, सॉफ्ट वाले, जो उसको चबा सके, जिनसे वो खाता भी था और उनको खेलता भी था उनसे। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर अ बाथ। मैं उसको हर सुबह नदी के पास नहलाने ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो पानी के अंदर, मतलब वो जहाँ पानी का किनारा सा होता है नदी का, वहाँ पे वो लेट जाता था। जब वो जो बच्चा था जिसका कीपर था, जिसका वो ख्याल रखता था, वो मिट्टी, जो साफ़ मिट्टी होती है नदी की, उसको लेके उसको साफ़ करता था, उसको रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन दी वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद भी वो पानी में बहुत देर तक लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। जब वो फिर पानी से जब वो बाहर आता तो उसकी स्किन चमक रही होती, क्योंकि अब वो साफ़ हो जाता था तो उसकी
स्किन चमक रही होती थी इबोनी की तरह। इबोनी क्या होता है? इबोनी का मतलब होता है बहुत डार्क कलर। एक कलर होता है इबोनी, डार्क ब्लैक, तो वो कलर काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, चमकने वाला कलर सा होता है। तो उसी तरीके से उस कलर की तरह वो उसकी जो स्किन होती है वो चमक रही होती थी। एंड ही वॉज स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और इस बार वो खुशी के मारे चिल्लाता था जब मैं पानी से उसकी पीठ को धोता था। देन आई विल टेक हिम बाय ईयर, और फिर मैं उसके कान पकड़ के, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। उसको पकड़ता था कान के ज़रिए, क्योंकि यही सबसे ईजी तरीका था एक एलिफेंट को पकड़ने का। एंड लीड हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और मैं उसको जंगल के किनारे पे छोड़ देता था, तब मैं दोबारा से फिर जंगल में जाता था और उसके लिए खाना लेकर आता था। लशियस का मतलब था बहुत टेस्टी और मज़ेदार। One has to have a very sharp hatchet to cut down these trees. अब hatchet का मतलब होता है कुल्हाड़ी। सो एक जो वो केरी को जो डंडियाँ चाहिए होती थी ना, उनको जमा करने के लिए एक किसी के पास बहुत ज़्यादा शार्प कुल्हाड़ी होनी ज़रूरी थी, ताकि वो इन ट्विग्स को खा पाए। करीबन आधा घंटा लग जाता था उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में, बिकॉज अगर वो शार्प नहीं होगी तो जो ट्विग्स है वो सही से कटेंगी नहीं। सही से नहीं कटी तो क्या हो जाएंगी? म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है आड़ी तिरछी कटी होना, इतनी अच्छे से नहीं, प्यारी सुंदर नहीं दिख रही होती, गंदी सी दिख रही होती थी। और फिर जो एलिफेंट है उसको टच भी नहीं करेगा, खाना तो दूर की बात है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर केरी। अभी ईजी जॉब नहीं थी कि मैं उसके लिए ट्विग्स लाना और सैपलिंग लाना। सैपलिंग क्या होता है? सैपलिंग होता है छोटे पौधे। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट टेंडर ट्विग्स। उसको बहुत सारे टाइप के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि वो उसके लिए सॉफ्ट डेलिकेट एकदम जैसे चबाने लायक लकड़ियों को ढूंढ पाए। एंड ही वॉज वेरी फोन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथीड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। और उसको काफ़ी वो सबसे उसको प्यारा लगता, जो कैरी था उसको वो ज़्यादा जो यंग बनियन ट्री के नीचे, जो हमारा बनियन ट्री ना होता पीपल का पेड़, उसकी जो ब्रांचेस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको टेस्टी लगती थी, उसको वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार अच्छी लगती थी। जो किसकी तरह ग्रो करती थी? उसकी जो पत्तियाँ होती थी बनियन ट्री कैथीड्रल की तरह। कैथीड्रल क्या होता है? पुराने टाइम के स्टूडेंट जो चर्चेज़ होते थे ना, जो बहुत बड़े बड़े चर्चेज जिनमें बहुत बड़ा सा हॉल होता था, उसको कैथीड्रल कहते हैं। कि मतलब आपने देखा ना बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत बड़े हॉल्स, उनको कैथीड्रल कहते हैं। तो उसकी तरह उसकी लीव्स वगैरह वो फैला होता था बनियन ट्री पूरा का पूरा। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड कैरीज कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। सो जो नरेटर है, जो बच्चा है जो उसका ख्याल रखता था कैरी का, वो कह रहा है कि वो लकड़ियाँ जमा कर रहा था उसी बनियन ट्री से मार्च की एक दिन को, जब अचानक से उसको कैरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग। वो बहुत अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, और वो अभी भी और जिस तरीके से उसने बोला वो लग रहा था कि जैसे कोई बेबी चिल्ला रहा कि बुला रहा हो, ना कि कोई एलिफेंट हो। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। सो वो बहुत तेज़ भागा जहाँ उसने उसको छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर। पर वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। मैं नदी के किनारे पहुँचा एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। लेकिन मैंने कुछ काला सा देखा जो पानी के जो सरफेस था ऊपर, वहाँ पे कुछ ऐसे हिल डुल रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और फिर वो एकदम से जो काली सी चीज़ पानी के अंदर थी वो ऊपर उठी और मैंने देखा कि वो मेरी हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मुझे लगा वो डूब रहा था। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. मुझे लगा मैं अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था, और वो इतने बड़े से 400 पाउंड्स के हाथी को मैं नहीं बचा सकता था क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, बड़ा था, भारी था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eyes, he began to trumpet and struggle up to the shore. लेकिन जैसे ही मेरी आंखें उस पर दोबारा गई, मैंने देखा कि उसकी जो पीठ थी वो और ऊपर आई,
और उसके बाद मैंने उस अपनी आँखों में मैंने एक झलक देखी कि कैसे उसने अपनी सूंड निकाली और उसके बाद वो किनारे की ओर स्ट्रगल कर रहा था जाने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पिंग, फिर भी वो अपनी सूंड की मदद लेता था और आवाज़ें निकाल रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, वो उसने एकदम से मुझे खींच लिया और पानी में डाल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी की नहर में मैं गिरा, आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने एक लड़के को देखा है, मैंने एक बच्चे को देखा जो पानी का जो नदी का बॉटम था ना वहाँ पे वो था। ही had not altogether touched the bottom but it was somewhat afloat, वो पूरी तरीके से पानी के जो वो पानी की जो अंदर जो बेड होता है, वाटर बेड होता है, मतलब क्या समझ लो आप, पानी के अंदर उस नदी के अंदर की जो ज़मीन थी वो वहाँ पे मतलब लेटा हुआ था, मतलब पूरी तरीके से लेटा नहीं था बट वो गिर रहा था, वो डूब रहा था पानी के अंदर, वो धीरे धीरे करके बहुत डाउन पे जा रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and then Carey was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. फिर वो तुरंत ही वो जो बच्चा है वो ऊपर चढ़ा हवा सांस लेने के लिए, अपने मुंह के अंदर सांस भरने के लिए, और फिर वहाँ उसने देखा कि कैरी वहाँ मिट्टी जो पड़ी हुई थी नदी के साइड में वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने भी जो अपनी सूंड होती है उसको एक हाथ की तरफ फैलाया हुआ है, खींचा हुआ है मेरी तरफ। और फिर उसके बाद Oh, I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी के अंदर मतलब सांस भरी और उसके बाद मैं पानी के अंदर दोबारा मैंने डाइव मारी, बच्चे की वो जो बॉडी थी उसको खींचा सरफेस पे ऊपर लाने के लिए, लेकिन मैं अच्छा तैराक नहीं था, मुझे तैरना इतने अच्छे से नहीं आता था और मैं किनारे तक स्विम नहीं कर पाया, और जो पानी का करंट था, बहाव था, वो मुझे अंदर अपनी ओर खींच रहा था, धकेल रहा था। सीइंग अस एड्रिफ्ट बाय द करंट, और देखते हुए कि कैसे जो पानी की लहर है, जो पानी की टाइड्स होती है वो मुझे खींच रही है पानी के अंदर। केरी हु यूजुअली स्लो एंड पोंड्रस, केरी जो नॉर्मली तो काफ़ी ज़्यादा स्लो और पोंड्रस, मतलब धीरे धीरे काम करने वाला, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water when I saw him stretch out his trunk again. और मैंने उसको देखा कि वो कैसे एक हॉक की तरह, एक बर्ड होती है जिसकी आँखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, उसी की तरह वो पानी के अंदर एकदम से कूदा और इस बार उसने अपनी ट्रंक को फैला लिया। आई रेज्ड माई हैंड्स टू कैच इट बट स्लिप्ड, मैंने अपने हाथ को खींचा ताकि मैं उसके सूंड को पकड़ पाऊँ, लेकिन मेरे हाथ जो थे वो फिसल गए। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर दी वाटर अगेन, मैं देखा कि मैं पानी के अंदर दोबारा गिर रहा था। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, देन सडनली किक्ड द रिवर बेड so shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy in my hand, with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. अब वो कह रहा है कि तब मैंने रियलाइज़ करा कि जो मैं जिस पानी में मैं डूब रहा हूँ ना वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को छोड़ दिया, ऐसे ही उसने कोई स्ट्रगल वगैरह करना छोड़ दिया और वो पानी के अंदर फिर जैसे ही वो डूबा उसने क्या करा, अपने पैरों को एकदम से खींच के फैला लिया और जैसे ही वो नदी के बॉटम में उसने एकदम से अपने पैरों को कूदा, वो पानी के अंदर जैसे ही घुस गया, उसने तुरंत ही अपने ज़मीन जो थी पानी के नीचे होती है, नदी के अंदर जो ज़मीन थी वाटर बेड था उसके ऊपर वो तुरंत ही जैसे ही वाटर में पहुंचा उसने अपने पैरों से वो कूदा और उसके बाद वो ऊपर जैसे एरो होता उसकी तरह वो निकल गया। अब उसका ध्यान गया कि उसने रियलिटी में एक बच्चे को भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था जो डूब रहा था, और जैसे ही वो बॉडी जो वो बच्चा है, नरेटर है, वो ऊपर चढ़ा, उसको फील हुआ ऐसे जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है, जैसे कुछ लैसो का मतलब जैसे कुछ उसका गला किसी चीज़ से बंध गया है, तो उस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेल मी, इसको लगा कि कोई पानी का कोई कीड़ा या कोई एनिमल है जो मुझे निगलने वाला है, खाने वाला है। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, फिर मुझे कैरी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कैरी की सूंड है और इस बार उसने हम दोनों को, उस बच्चे को जो डूब रहा था जिसको मैंने पकड़ा हुआ था, और मुझे अशोर मतलब पानी के किनारे खींच लिया। ही वॉज लाइक अ बेबी,
He had to be trained to be good, and if we did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. जो कैरी था वो एक बच्चे की तरह था. उसको हमें सिखाना ज़रूरी था कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर तुम नहीं बताओगे जब वो शरारती है तो वो बहुत ज़्यादा मिसचीफ करेगा, यानी बहुत ज़्यादा और शरारतें करेगा. फॉर इंस्टेंस वन डे, यानी एग्जाम्पल दे रहा है वो, वन डे समबडी गेव हिम सम बनाना, किसी ने उसको कुछ बनाना दे दी खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और उसके पास को एक हैबिट लग गई कि उसको बनाना बहुत टेस्टी लगने लग गए. वी यूज टू कीप अ लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम के अंदर जो एक टेबल थी उसके ऊपर वो साइड में बहुत बड़ी विंडो थी, और उसी टेबल के ऊपर वो लोग बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे. वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. एक बार सारे के सारे जो फ्रूट, बनाना की जो फ्रूट थे टेबल के ऊपर, वो गायब हो गए, और जो घर के लोग थे उन्होंने सर्वेंट्स को ब्लेम करा कि सर्वेंट्स ने खा लिए. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. दोबारा से एक बार फ्रूट गायब हुए, एंड दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इसके बाद ब्लेम जो था मेरे ऊपर आया. आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. मुझे पता था कि मैंने नहीं करे. इट मेड मी वेरी एंग्री. मुझे बड़ा गुस्सा आया विद माई पेरेंट्स एंड दी सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे लगा था कि उन्होंने सारे फ्रूट ले लिए. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलोन. अगले दिन दोबारा फ्रूट गायब हो गए थे, लेकिन इस बार मैंने पाया कि जो कैरी है उसका जो घर था, जो हमने बनाया हुआ था, उसका जो शेड था, उसके नीचे एक बनाना कुचला हुआ पड़ा हुआ था. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. इससे मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज फॉर आई हैव नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि मैंने कभी भी फ्रूट वहाँ पे नहीं देखा था, और जो कैरी था वो तो फ्रूट खाता ही नहीं था. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table or not without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. So एक दिन वो आराम से टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसको क्या फ्रूट लेनी चाहिए अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना. तभी उसने देखा एक बड़ी सी काली सी हाथ चीज़ जो सांप की तरह दिख रही थी, वो एकदम से आई और विंडो के ज़रिए, और उसने सारे के सारे फ्रूट्स को उठा लिए और वो चली गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड. मैं डर गया था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन अ स्नेक और ईट बनानास, एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट विल स्नीक इन एंड टेक द फ्रूट. तो मुझे लगा कि शायद ये कोई बहुत ख़तरनाक सांप है, क्योंकि मैंने कभी सांपों को बनाना वगैरह खाते हुए नहीं देखा. तो मैंने सोचा कि वो ये वही है जो यहाँ आता है और खाना फ्रूट्स को ले जाता है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम विद अ ग्रेट फियर इन माई हार्ट, रन आउट ऑफ द हाउस. फिर मैं अपने उस रूम से एकदम से बाहर निकला, और मेरे दिल में बहुत सारा डर भरा हुआ था. उसके साथ मैं घर से भी बाहर भागा, फीलिंग श्योर दैट दिस स्नेक विल कम बैक इनटू द हाउस. ये सोचते हुए कि जो सांप है वो दोबारा घर के अंदर आ जाएगा और सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार देगा. As I went out, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion. जैसे मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि जो कैरी है वो अपने पैविलियन, अपनी जगह अपने घर की ओर बढ़ रहा है. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कैरी के पास गया ताकि वो मुझे थोड़ा दिलासा दे और मुझे थोड़ा चीयर अप करे, मेरे मूड को सही करे. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पैविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. तो मैं तुरंत ही वहाँ गया जहाँ कैरी था, और मैंने देखा कि वो सारे बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं एकदम से सरप्राइज हो चुका था. एस्टोनिशमेंट तो पूरी तरह सरप्राइज. द बनाना वॉज लाइंग दिस टू इन एंड ऑल अराउंड. लेकिन देखा मैंने, उसके चारों ओर बनाना ही बनाना थे. ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड आउट फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. वो अपनी सूंड को खींचता और उसके बाद वो फ्रूट्स अपने आसपास से उठाता और खाता. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक. और उस टाइम पे मुझे वो ब्लैक स्नेक, वो मुझे वो ट्रंक, उस हाथी की जो सूंड है वो एकदम काले सांप की तरह लगी. एंड आई रियलाइज द कैरी वॉज अ थीफ. कि मैं रियलाइज़ किया कि रियलिटी में कैरी ही थीफ था, चोर था. I went to him and pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruit these many weeks.
और मैंने उसके कान पकड़े और उसको मैंने अपने पेरेंट्स को शो करा दिखाने के लिए कि मैंने नहीं फ्रूट्स खाए थे, ये कैरी ने खाए थे। देन आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो बच्चों की तरह वर्ड समझते हैं। आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुमने देखा कि तुम फ्रूट्स चुरा रहे हो तो मैं तुम्हें विप्ट करूँगा। विप करने का मतलब होता है मारूंगा, मतलब जैसे विप करते हैं हम डंडे से या उससे मारते हैं बच्चों को, उसी तरीके से। ही न्यू दैट वी ऑल वर एंग्री विथ हिम एंड इवन द सर्वेंट्स, वो जानता था कैरी कि हम सब लोग उसे नाराज़ थे, इवन सर्वेंट्स से नाराज़ थे। हिज प्राइड, मतलब वो जितना प्राइडी था, उसके अंदर जितना घमंड था, वो एकदम से वो इंजर हो गया, वो बर्बाद हो गया। एंड उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से फ्रूट नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील एज इफ टू थैंक हिम। और उसके बाद अगर किसी ने उसको फ्रूट देते खाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. वो कहता है कि अगर एलिफेंट को लगे कि उसकी कोई गलती है और तुम अगर उसको पनिश करो तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम अगर बिना किसी गलती के किसी एलिफेंट को पनिश करते तो उस चीज़ को याद रखता है और वो बदला लेता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वेन टू सेट डाउन, एक एलिफेंट को सिखाना ज़रूरी है कि कब बैठते हैं, वेन टू वॉक कब चलते हैं, वेन टू गो फास्ट एंड वेन टू गो स्लो, कब भागना है कब स्लो हो जाना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज अ चाइल्ड, तुम उसी तरीके से सिखाते कि हाथी को जैसे तुम एक बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से दैट एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। ढैट बोलने से वो जो है वो हाथी वो बैठना सीखता है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक टूवर्ड फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक। अगर तुम उसकी सूंड को पकड़ के खींचते और माली बोलते हो तो उसका मतलब है कि आगे बढ़ना है। कैरी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, वो 3 लेसन के बाद ही माली का मतलब समझ जाता है कि इसका मतलब है चलना। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न ढाट, लेकिन उसको करीबन 3 हफ्ते लग गए ढाट सीखने के लिए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, उसको सीखने में उसको बैठने में वो अच्छा नहीं था, उसको बैठा नहीं जाता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या तुम्हें पता है कि एलिफेंट को बैठना क्यों सीखना ज़रूरी है? Because he grows taller and taller than you who take care of him. So when he is 2 or 3 year old, you can only reach his back with a ladder. इसका क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी बड़े होते हैं और जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं तो हमें एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है उनके ऊपर बैठने के लिए। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक। तो इसका से तुम उसको ये वर्ड सिखाना ज़रूरी है ताकि वो बैठना सीखे और ताकि तुम उसके ऊपर क्लाइंब करके बैठ पाओ। फॉर हु विल वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन उसको सीढ़ियों को हर वक्त अपने साथ कैरी रखेगा, अपने साथ ले जाएगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ टू मास्टर अ कॉल। सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ है एक एलिफेंट को सिखाना कॉल करना, मास्टर कॉल। अब वो क्या होती है अब हम देखते हैं। ही जर्नली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपर्ली। नॉर्मली एक हाथी को मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। जो ये मास्टर कॉलिंग होती है ये एक टाइप की चिल्लाने वाली आवाज़ होती है, एकदम हिस की तरह, जिस तरीके से सांप ये टाइगर साथ में लड़ रहे हो इस तरह की आवाज़ होती है और तुम्हें ये आवाज़ उसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या तुम्हें पता है कि क्या होता है जब तुम ये आवाज़ निकाल के जब तुम सिखा देते हो एलिफेंट को ये चीज़, ये मास्टर कॉल, और जब वो ये आवाज़ सुनता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट and everything is black except the stars above and you dare not to stay very long anywhere। जब मान लो रात हो जाती है और तुम भटक गए, तुम्हें रास्ता नहीं पता, हर चीज़ काली है, बस सितारे जो तुम देख पा रहे हो और तुम वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहती। द ओनली थिंग टू डू इज़ टू गिव अ मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। सो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें मास्टर कॉल ये ऐसे आवाज़ निकालनी है और जो एलिफेंट क्या होता है वो तुम्हारे सामने एक पेड़ को तोड़ देगा तुम्हारे सामने अपनी सूंड के साथ। जस्ट फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे सारे के सारे एनिमल्स डर जग के भाग जाते हैं। एज द ट्री कम क्रैशिंग डाउन monkeys wake from their sleep and run from branch to branch and you can see them in the moonlight।
और जैसे ही हाथी जो अपनी सूंड की मदद से पेड़ गिरा देता है, मंकी इधर भाग जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जानवर भाग जाते हैं, और तुम इन सबको चांद की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन बिलो। और तुम देख सकते हो कि कैसे सारी की सारी चीज़ें नीचे भाग रही हैं ज़मीन के ऊपर। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। तुम टाइगर की चिल्लाने की आवाज़, ग्राउल करने की, दहाड़ने की आवाज़ सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटन, वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। Soon you will find that he has made a road right through the jungle to get straight to your house. और इसके बाद वो पेड़ तोड़ता रहता है, खींच खींच के निकालता रहता है और उनको एक लाइन से रखना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो एक रास्ता बना देता है जो घर, जंगल से सीधा घर की ओर जाता है। सो इस स्टोरी को लिखा गया धन गोपाल मुखर्जी ने। ये एक बुक है कैरी द एलिफेंट, उससे एक छोटा सा चैप्टर पार्ट निकाला हुआ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। सो इसी के साथ साथ हमारे पूरे का पूरा स्टूडेंट्स चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम सजेशन है वो आपको मुझे बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स। मुझे जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें जो मैं सिखा रही हूँ आपको समझ आ रही है, आप किस तरीके से चाहते हो कि मैं सिखाऊँ। कुछ भी प्रॉब्लम सजेशन आप मुझे दो स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, मैं और अच्छे से आप लोगों को सिखाने वाली हो सकूँ। मुझे जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे क्या चीज़ें समझ आती हैं, राइट। आप नीचे कमेंट करके सब चीज़ें बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।